है एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। तो इस वीडियो में अभी आप लोग को मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के जो 5 यूनिट हैं, इन पांचों यूनिट का इन वन शॉट एनिमेटेड टाइप में वीडियो हमने बनाया हुआ है, कंप्लीट चैप्टर का एनसीईआरटी बेस्ड। और एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आपका यहाँ से बन जाएगा। अगर आप इसको पूरा देख लेते हो तो आपके परीक्षा में कोई भी क्वेश्चंस आएगा आप उसके आंसर्स को करके आ जाओगे। तो देख लो पूरी वीडियो को। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट 1 पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स। सो बच्चों, इस यूनिट में टोटल 7 सेशन है, तो इन सातों सेशन को अभी हम एक एक करके बहुत ही अच्छे से समझेंगे। जिसमें से पहला सेशन है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है ये लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से आया है, जिसका मीनिंग होता है शेयर। जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो यानी किसी से जब आप बात करते हो तो आपकी बातों में क्लियरिटी एंड कॉन्साइज रहना चाहिए, यानी कि ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं बोलना है। जो भी बोलना है वो क्लियरली एंड साफ साफ बोलना है। कम्युनिकेशन के 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला है ट्रांसमिटिंग, दूसरा है लिसनिंग और तीसरा है फीडबैक। ट्रांसमिटिंग यानी कि जैसे कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कम्युनिकेशन स्किल समझा रहा हूँ, तो मैं सेंडर्स हो गया, आप मेरी बातों को सुन रहे हो, यानी कि आप रिसीवर हो गए यानी कि लिसनर हो गए। जो भी मैंने आप लोग को समझाया तो आपके तरफ से जो भी मुझे मैसेज मिलेगा तो वो हो गया फीडबैक, यानी कि जो आपके तरफ से मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। अब चलिए आगे हम कम्युनिकेशन साइकिल के वेरियस एलिमेंट्स को समझ लेते हैं। तो फर्स्ट है सेंडर, यानी कि वो पर्सन जो कम्युनिकेशन शुरू करता है। सेकेंड है मैसेज, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जो सेंडर्स देना चाहता हो। थर्ड है चैनल, यानी जो मैसेज दिया जा रहा है सेंडर्स के तरफ से वो किसके माध्यम से दिया जा रहा है। जैसे कि अभी मैं आप लोग को जो कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में समझा रहा हूँ ये एक वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ, तो ये हो गया चैनल। फोर्थ है रिसीवर, यानी कि वो पर्सन जो मैसेज रिसीव कर रहा हो। जैसे कि आप अभी मेरे द्वारा जो भी बताई जा रही है आप मेरे मैसेज को रिसीव कर रहे हो, तो आप हो गए रिसीवर। एंड लास्ट है फीडबैक, यानी कि जो भी अभी मैं आप लोग को समझाया आपके तरफ से जो भी मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं तो ये हो गया फीडबैक, यानी कि वो रिस्पॉन्स जो सेंडर्स के मैसेज को देते हैं। अब आगे है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी बातचीत हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं। तो पहला तरीका है फेस टू फेस, और ये सबसे अच्छा कम्युनिकेशन भी माना गया है क्योंकि इसमें सामने जो पर्सन रहता है हम उनके एक्सप्रेशंस को भी देख पाते हैं। दूसरा है ईमेल, हम ईमेल के थ्रू किसी भी पर्सन के सामने अपनी बातों को रख सकते हैं। थर्ड है नोटिसेज या पोस्टर्स, एक स्मॉल ग्रुप में अगर मुझे कोई मैसेज देना होगा तो हम एक नोटिस लगा देंगे या एक पोस्टर लगा देंगे ताकि उन ग्रुप में सभी लोगों को वो मैसेज जो है वो मिल जाए। फोर्थ है बिजनेस मीटिंग, बिजनेस मीटिंग में कोई एक पर्सन बोल रहा होता है, बाकी लोग आगे सामने बैठे हुए रहते हैं, वो उनकी बातों को सुन रहे होते हैं। एंड लास्ट है कुछ अदर मेथड्स भी, जैसे कि सोशल नेटवर्क्स, फ़ोन कॉल, न्यूज़लेटर या ब्लॉग। अभी मैं आप लोग को ये जो वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ ये एक सोशल नेटवर्क्स है, और इसका इस्तेमाल कब होता है जब एक लार्ज ग्रुप में हमें अपनी बातों को उनके सामने रखना होता है। अब आगे है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो पहला है टारगेट ऑडियंस, ऑडियंस को देखकर हम उसके अनुसार कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे आप जो बच्चे अभी हमारी वीडियो को देख रहे हो आपकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से मुझे वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझाना पड़ रहा है। दूसरा है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, आप कम्युनिकेशन के दौरान किस टाइप की इंफॉर्मेशन दे रहे हो। थर्ड है कॉस्ट, यानी कम्युनिकेशन जो आप कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा खर्चीला तो नहीं है। फोर्थ है अर्जेंट या प्रायोरिटी, सपोज करो कल आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एग्जामिनेशन है, एक दिन पहले मैं आप लोग को हिंदी पढ़ाऊंगा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी पढ़ाऊंगा, तो प्रायोरिटी आप किसको दोगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दोगे। तो ये भी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड करता है कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा अर्जेंट है, आप उसी को प्रायोरिटी दोगे। नेक्स्ट आ गया अब सेशन 2 है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि वैसा कम्युनिकेशन जिसमें हम वर्ड्स का, साउंड्स का, लैंग्वेज या स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए आगे हम वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप को समझते हैं। तो पहला टाइप है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इस तरह के कम्युनिकेशन में केवल 2 ही इंडिविजुअल एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। दूसरा है रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि जो बात आप लिख कर किसी को बता रहे हो, जैसे कि व्हाट्सएप के थ्रू आप जो चैट कर रहे हो वो रिटन कम्युनिकेशन में आता है। थर्ड है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन,
यानी जब दो या दो से ज़्यादा लोगों की ग्रुप के बीच में हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो इसी को हम स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है उसमें सामने एक पर्सन बैठा हुआ होता है, उसके आगे पूरी मीडिया बैठी हुई रहती है, तो ये एक स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन की एग्जांपल हो गई। फोर्थ है पब्लिक कम्युनिकेशन। जब कोई एक इंडिविजुअल बहुत बड़ी भीड़ में अपनी बातों को उनके समक्ष रख रहे होते हैं, इसी को हम पब्लिक कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि इलेक्शन कैंपेन्स, कोई नेता बहुत बड़ी भीड़ के सामने भाषण दे रहा होता है, तो इसी को हम पब्लिक कम्युनिकेशन कहते हैं। अब आगे समझते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो ये एक बहुत ही इजी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें आप अपनी बात को किसी के सामने बोलते हो तो आपको सामने वाले पर्सन से क्विक रिस्पॉन्स मिल जाता है। इसके डिसएडवांटेज का अगर हम बात करें तो वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड करता है रिटेन या फिर स्पोकन वर्ड्स पर। तो कभी कभी जो मीनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है, डिफ़िकल्ट होता है, हम उन वर्ड्स को समझ नहीं पाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि आप वर्बल कम्युनिकेशन को किस प्रकार से इन्हेंस कर सकते हो। तो पहला है थिंक बिफोर यू स्पीक। जब भी आप किसी टॉपिक के बारे में बोलना चाहते हो तो आप उसके पहले एक बार ज़रूर सोच लेना, हो सके तो उसके बारे में नोट डाउन कर लो, एक प्लान बना लो। दूसरा है कॉन्साइज एंड क्लियर, यानी जब भी बोलो क्लियरली बोलो, लाउडली बोलो और मॉडरेट स्पीड में बोलो। हो सके तो टू द पॉइंट बोलो, इधर उधर की बातें ज़्यादा ना बोलो और एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट मत करो। थर्ड है कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करो तो कॉन्फिडेंट रहो, हमेशा आई कांटेक्ट उनके साथ बना हुआ रहे, एकदम स्ट्रेट खड़ा रहो, अटेंटिव रहो और बी फ्रेंडली रहो। नेक्स्ट अब आगे सेशन 3 है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, वर्ड्स के जगह पे सिग्नल या फिर कोई एक्सप्रेशन दिखा कर ही हम कम्युनिकेट करते हैं। अब चलिए आगे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप को समझते हैं। तो पहला है गेस्चर्स। गेस्चर्स में क्या होता है कि हम अपने हैंड का यूज़ करते हैं और कुछ गेस्चर्स बना के कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि अगर आपको बाय बोलना रहेगा तो अपने हैंड को कुछ इस प्रकार से करते हो, लाइक अगर देना होगा तो कुछ इस प्रकार से करते हो। अगला है एक्सप्रेशन। जब आप खुश होते हो तो आप स्माइलिंग का फेस बनाते हो, सैड होते हो तो कुछ इस प्रकार का फेस बनाते हो। आगे है बॉडी लैंग्वेज। इसमें हम पोस्चर्स के द्वारा अपनी एटीट्यूड या फीलिंग्स को कम्युनिकेट करते हैं। जैसे जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे ना तो आपका कुछ बॉडी लैंग्वेज कुछ इस तरह से होगा, या तो फिर अगर आप बहुत ज़्यादा सैड हो गए तो बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसा होगा। नेक्स्ट है आई कॉन्टैक्ट। आपने इस तरह की कहावत तो जरूर सुनी होगी कि आंखों आंखों में ही बात हो गया, तो आई कॉन्टैक्ट के द्वारा भी बहुत कोई कम्युनिकेट करते हैं। एंड लास्ट है पारा लैंग्वेज। पारा लैंग्वेज में हम क्या करते हैं कि एक सूटेबल टोन या फिर वॉल्यूम का यूज़ करते हैं। जैसे अगर किसी को डांटना होता है, कोई बच्चा को या किसी को भी, तो हम लोग इस तरह का कुछ आवाज़ करते हैं ना। अब हम आगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस को समझते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारी डे टू डे कम्युनिकेशन में 55% जो कम्युनिकेशन होती है वो सिर्फ बॉडी मूवमेंट्स, फेस, आर्म्स इन सब के थ्रू ही होती है। वहीं 38% जो कम्युनिकेशन होती है वॉइस, टोन या फिर पॉसेस के थ्रू होती है। और केवल 7% जो कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आगे का टॉपिक है विजुअल कम्युनिकेशन। तो इस तरह के कम्युनिकेशन में एक इमेज बना हुआ होता है और उस इमेज को देखकर ही हमें समझना होता है कि ये इमेज किस प्रकार के इंफॉर्मेशन को हमें दे रही है। जैसे आपने कुछ इस तरह के इमेजेस को कई जगहों पे देखा हुआ होगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये सब सारा विजुअल कम्युनिकेशन में आता है। नेक्स्ट सेशन 4 है कम्युनिकेशन साइकिल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। फीडबैक कम्युनिकेशन साइकिल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। चलिए अब हम इसके टाइप को समझते हैं। पहला है पॉजिटिव फीडबैक। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अच्छा कमेंट करोगे, तो वो हो गया पॉजिटिव फीडबैक। वहीं कुछ बच्चों को हो सकता है कि वीडियो में कुछ कमी नज़र आई होगी, तो वो कुछ ना कुछ फीडबैक देंगे, कमेंट करेंगे, वो बोलेंगे कि सर आपने यहाँ पे ऐसा मिस्टेक किया, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। दैट इज़ नेगेटिव फीडबैक। एंड नो फीडबैक मतलब आपने कोई कमेंट किया ही नहीं। अब हम आगे ये समझेंगे कि एक अच्छा फीडबैक किसे कहते हैं, यानी कि जो आप कमेंट करते हो ना, आपको किस तरह के कमेंट्स करने चाहिए। तो पहला है स्पेसिफिक। इसमें हम जनरल कमेंट्स को अवॉइड करते हैं और आपको केवल इतना ही लिखना होता है कि वीडियो आपको कैसी लगी और मुझे और क्या करनी चाहिए। नेक्स्ट है टाइमली, यानी जो भी फीडबैक आप दे रहे हो वो टाइमली दो। जैसे सपोज़ कर लो जोमेटो से आपने खाना मंगवाया, आपको जो भी जोमेटो वाला खाना देकर जाता है वो कहता है कि फीडबैक दे देना।
अब वो फीडबैक आप 10 दिन के बाद दे रहे हो तो फिर वो किसी के काम का नहीं रह जाता है। अगला है पोलाइट, यानी कि जब भी आप फीडबैक किसी को दे रहे होते हैं ना, तो इस बात का ध्यान में आप लोग को रखना होता है कि आपके फीडबैक के वजह से सामने वाले पर्सन को किसी भी तरह का कोई हर्ट ना हो। आपको पोलाइट होकर फीडबैक देना होता है। इसके बाद एक लास्ट है ऑफरिंग कॉन्टिन्यूइंग सपोर्ट। ये जो फीडबैक होती है यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो आपके फीडबैक देने से जिसे आप फीडबैक दे रहे हो उसको इस बात का एहसास होता है कि आप उसके सपोर्ट में अभी भी अवेलेबल हो। अब हम आगे ये समझेंगे कि फीडबैक के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला है इट वैलिडेट्स इफेक्टिव लिसनिंग। फीडबैक देने से जिसे आप फीडबैक दे रहे हो उसको इस बात का समझ आता है कि आपने उस टॉपिक के बारे में कितना समझा है। दूसरा है इट मोटिवेट्स। जैसे आप इस वीडियो को देखने के बाद हमें अगर अच्छा फीडबैक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं दूसरा यूनिट का वीडियो बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए भी लेकर आ जाऊंगा। थर्ड है इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। हो सकता है कि फीडबैक में आप कुछ ऐसा लिखे हो जिसके वजह से मुझे वो चीज़ अच्छी लगी, अगले वीडियो में मैं वो चीज़ और फॉलो करके अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता हूँ। इसके बाद है इट इज़ ऑलवेज देयर। फीडबैक इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि फीडबैक नहीं मिलने से कम्युनिकेशन की जो साइकिल होगी वो बनेगी ही नहीं। नेक्स्ट अब सेशन 5 है बैरियर्स टू अफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी अफेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या क्या बाधाएं हैं। तो पहले हमें ये समझना होगा कि अफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। तो अफेक्टिव कम्युनिकेशन एक ऐसा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसमें जो सेंडर्स होता है वो प्रॉपर वर्ड्स का यूज़ करे, उसके वर्ड्स में क्लियरिटी होनी चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, जिससे कि जिसके साथ वो कम्युनिकेट कर रहा है यानी कि जो रिसीवर होता है वो उसकी बातों को सही से समझ सके। तो अफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें 7 C's की ज़रूरत होगी। पहला है क्लियर, यानी आपकी बातें क्लियर होनी चाहिए, क्या आप कहना चाह रहे हो। दूसरा है कॉन्साइज, सिंपल वर्ड्स का आपको यूज़ करना है। थर्ड है कॉन्क्रीट, तो कॉन्क्रीट में हम वर्ड्स और फैक्ट्स का एग्जैक्ट यूज़ करते हैं। फोर्थ है करेक्ट, आपकी स्पेलिंग और ग्रामर बिल्कुल सही सही होना चाहिए। पांचवा है कोहेरेंट, जो भी आप टॉपिक पे बोल रहे हो तो आपके टॉपिक से मेन टॉपिक क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए, उसमें सेंस होना चाहिए। छठा है कंप्लीट, जो भी आप बोल रहे हो उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। एंड लास्ट 7th है कोर्टियस, जब भी आप कम्युनिकेट करो तो रिस्पेक्टफुल रहो, फ्रेंडली रहो और ऑनेस्ट रहो। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि अफेक्टिव कम्युनिकेशंस के क्या क्या बैरियर्स हैं, यानी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पहला है फिजिकल बैरियर। इसमें क्या होगा कि जिससे हम कम्युनिकेट करेंगे उनके गेस्चर, पोस्चर या जनरल बॉडी लैंग्वेज ये देख नहीं पाएंगे, जिसके वजह से जो कम्युनिकेशन होगा वो लेस इफेक्टिव होगा। जैसे एग्जांपल ले लो, जो व्हाट्सअप में आप चैट करते हो तो वो टेक्स्ट मैसेजेस हो गया, तो वो लेस इफेक्टिव होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन से। दूसरा है लिंग्विस्टिक बैरियर्स। हो सकता है जो भाषा मुझे आती हो, जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसे नहीं आती होगी, तो मेरी भाषा वो समझ नहीं पाएगा, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, तो ये दूसरा बैरियर्स है। थर्ड है इंटरपर्सनल बैरियर्स। तो इस तरह के बैरियर्स में क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो उस समय अगर हम किसी से कम्युनिकेट करते हो तो हमारी जो कम्युनिकेशन है जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होगी। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। जैसे कि स्कूलों में या फिर ऑफिसेज वगैरह में ऐसा देखा जाता है कि वहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल्स होता है, एक लिमिटेशंस होती है, आप गलत लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते हो, आप टीचर से ख़राब तरीके से बात नहीं कर सकते, जो एम्प्लॉयर्स होगा वो बॉस से एक लिमिटेशंस तक ही बात कर सकता है, तो वहाँ पर एक बैरियर्स होता है। नेक्स्ट है कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स मतलब दो अलग अलग कल्चर के लोग जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होती है, एक कल्चर दूसरे कल्चर को सही से समझ नहीं पाता है। तो आगे हम ये समझेंगे कि इस अफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर से हम कैसे काबू पा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ तरीके हैं। पहला है कि यूज सिंपल लैंग्वेज, आप सिंपल भाषा का इस्तेमाल करो। दूसरा यूज विजुअल्स, विजुअल्स का इस्तेमाल करो। थर्ड है कि हो सके अगर दो डिफरेंट लैंग्वेज के लोग एक दूसरे से बात कर रहे हो तो उसके लिए एक ट्रांसलेटर का हेल्प ले लो। एंड लास्ट है कि बी रिस्पेक्टफुल फॉर अदर्स ओपिनियन, हमेशा दूसरे के ओपिनियन पर रिस्पेक्टफुल रहो। नेक्स्ट अब सेशन 6 है राइटिंग स्किल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आगे का ये जो 2 सेशन है ये हमारे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है, जो कि बेसिक चीज़ें आप लोग को यहाँ पे समझनी है।
तो ये जो राइटिंग स्किल्स है ये वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, जिसमें ईमेल, लेटर्स, नोट्स, आर्टिकल्स, एसएमएस, चैट, ब्लॉग्स, ये सब सारा शामिल है। सो बच्चों, यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में, जो कि आपने इंग्लिश ग्रामर के बेसिक में ये कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा भी होगा। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिससे कि जो थॉट होता है वो कंप्लीट हो पाता है। जैसे एग्जांपल ले लो, पूजा गोज टू स्कूल। अब ये पूजा, गोज टू स्कूल, ये सब सारा क्या है, वर्ड्स है। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके ये बन गया एक सेंटेंस। तो सेंटेंस की शुरुआत हमेशा एक कैपिटल लेटर से होती है और एंड होता है क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से। वहीं फ्रेज क्या होता है, तो यह भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है, लेकिन इससे कोई एक कंप्लीट सेंस नहीं मिलता। जैसे सेंटेंस से हमें एक कंप्लीट सेंस मिलता है, लेकिन फ्रेज से हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिलता। जैसे फ्रेज का एग्जांपल, पूजा गोज। अब पूजा कहाँ जा रही है नहीं पता, ये एक फ्रेज है, कंप्लीट सेंस नहीं निकला। लेकिन ऊपर में जो हमने पढ़ा कि पूजा गोज टू स्कूल, उससे एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि पूजा स्कूल जा रही है। अगला है कैपिटलाइजेशन रूल्स, यानी आपको कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ लगाना है, यहाँ पे आप ये पढ़ोगे। अब आप इस टेबल को देखो, यहाँ पे TINS का एक रूल दिया है, यानी कैपिटलाइजेशन रूल दिया है कि कैपिटल लेटर आप कहाँ कहाँ लगाओगे। टी यानी कि टाइटल, जब भी कोई टाइटल लगा हुआ रहता है तो वहाँ पर हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे डॉक्टर मलिक, जो डी है वो कैपिटल लगाया गया है, या फिर मिस्टर पांडे, ये भी मिस्टर क्या है, एक टाइटल है, तो टाइटल में हम कैपिटल का यूज़ करते हैं। वहीं प्रोनाउन आई जो होता है उसमें हम कैपिटल लेटर आई का यूज़ करेंगे। कोई नेम होगा उसमें भी हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फ्राइडे है, जून है, तो नेम के आगे, जैसे नेम किसका किसका हो सकता है, कोई पीपुल का, कोई प्लेसेस का, कोई डेज का, कोई मंथ्स का, तो वहाँ पे हम कैपिटल लेटर लगाएंगे। और एस यानी कि सेंटेंस का पहला लेटर में आपको कैपिटल लेटर का यूज़ करना है। नेक्स्ट है पंचुएशन मार्क्स। पंचुएशन मार्क्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एपोस्ट्रोफियस, ये सब सारा यूज किया जाता है कम्युनिकेशन में, ताकि जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होता है इसको सेपरेट कर सके और मैसेज जो है वो हमें क्लियरली पता चल सके। पंचुएशन मार्क का इस्तेमाल किस प्रकार से होता है, तो इसका एक चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आपने पढ़ा हुआ होगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ। बाकी फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा कमेंट करोगे, मैं किसी दूसरे वीडियो में आप लोग को ये समझा दूंगा। अब नेक्स्ट आगे की टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यह भी इंग्लिश ग्रामर का ही एक पार्ट है, जिसमें आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स, ये सब के बारे में पढ़ोगे या आपने ज़रूर पढ़ा हुआ होगा। तो इस वजह से मैं इस टॉपिक को भी अभी स्किप कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होगा कमेंट्स करोगे, मैं इंग्लिश ग्रामर का एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आप लोग को ये सब सारा अच्छे से समझा दूंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का कुछ सपोर्टिव टाइप्स भी होता है, जैसे कि आर्टिकल्स, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस, इंटरजेक्शंस, तो ये सब के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज ज़रूर होगा, या आपने इसके पहले के क्लासेस में ज़रूर पढ़ा हुआ होगा। अब एक लास्ट सेशन 7 है राइटिंग स्किल्स, सेंटेंसेस। इसमें पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट्स क्या क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो इन्हीं तीनों पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। आगे हमें पढ़ना है सेंटेंसेस के टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पे आप 5 टाइप के सेंटेंसेस के बारे में पढ़ोगे, जिसमें पहला है एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस, जो कि इंग्लिश ग्रामर में आपने ये भी करने के लिए ज़रूर सीखा होगा कि एक्टिव वॉइस को हम कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है कि राम इज़ रीडिंग अ बुक, ये एक एक्टिव सेंटेंस हो गया। इसी को पैसिव में यहाँ पे बदला गया है कि ए बुक इज़ बिंग रीड बाई राम। अब आपको अगर रूल पता होगा तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस इजीली बना सकते हो, नहीं पता होगा तो आप कमेंट करोगे, मैं बता दूंगा आपको किसी वीडियो में। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नहीं आएगा। अगला टाइप है स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर स्टेट्स के जो फैक्ट्स होते हैं वो इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। जनरली ऐसा देखा जाता है कि स्टेटमेंट या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के एंड्स में फुल स्टॉप लगाए जाते हैं। जैसे ब्लू इज़ माई फेवरेट कलर, फुल स्टॉप लगा दिए, ये हो गया स्टेटमेंट या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट अगला टाइप 3 है क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसमें हम क्वेश्चन किसी से पूछते हैं। इसमें हमेशा एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, जैसे डू यू वांट टी और कॉफ़ी। नेक्स्ट 4th नंबर है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन को हम एक्सप्रेस करते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस का हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमेशा एंड में एक्सक्लामेशन मार्क हम लगाते हैं, जैसे ओ माई गुडनेस वी वॉन,
लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे। तो हम एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस को क्या किया, एक्सप्रेस किए। एंड लास्ट है ऑर्डर और इम्परेटिव सेंटेंस, यानी वैसे सेंटेंस है जिसमें हम किसी को कोई ऑर्डर दे रहे होते हैं, कोई कमांड दे रहे होते हैं, कोई एडवाइस या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम ऑर्डर या फिर इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें अक्सर एंड में फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं। जैसे प्लीज़ लोअर योर वॉइस, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट किए, तो रिक्वेस्ट करना ऑर्डर या फिर इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अब एक लास्ट टॉपिक है पैराग्राफ। देखो सेंटेंस क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक सेंटेंस फॉर्म करता है। बिल्कुल इसी तरह से एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस पैराग्राफ फॉर्म करता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक पैराग्राफ छोड़ के लिखो, तो दैट इज़ पैराग्राफ। तो बस ये आपका पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जो कम्युनिकेशन स्किल्स था यूनिट 1। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट 2 पढ़ेंगे, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। हम सबसे पहले समझेंगे कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स क्या होता है। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, जिसे हम सेल्फ कंट्रोल भी कहते हैं, यह एक तरह की एबिलिटी होती है जिससे हम अपने इमोशंस, थॉट्स और बिहेवियर्स को डिफरेंट सिचुएशंस में इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। अब आगे हम कुछ ऐसे स्किल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो आप में होनी चाहिए, जिससे कि अपने लाइफ में आप सफल हो सकते हो। जिसमें से पहला है सेल्फ अवेयरनेस। जो भी आपके साथ हर दिन बीतता है, वो आपने किस तरह से हैंडल किया है उस सिचुएशंस को, आपको इसके बारे में एक बार ज़रूर सोचना है। दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई काम आपको मिलता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उस काम को पूरा करो, उसके लिए कोई बहाना मत बनाओ। जैसे अगर टीचर की तरफ से आपको कोई असाइनमेंट मिलता है तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उस असाइनमेंट को पूरा करके दो। इसके बाद थर्ड है टाइम मैनेजमेंट। हमें उन चीज़ों की प्रायोरिटी देनी चाहिए जो हमारे लिए करना ज़रूरी है, और वैसी चीज़ें जो ज़रूरी नहीं हो उसे हटा देना चाहिए अपने काम से। जैसे अभी आपके एग्जामिनेशन शुरू होने वाली है, तो आपके लिए ज़रूरी अभी पढ़ना है, गेम खेलना नहीं है। तो अभी आप गेम खेलते होगे तो उसको हटा देना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है पढ़ने का और उसको लगन से फॉलो करना है। नेक्स्ट फोर्थ है अडेप्टेबिलिटी। ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें हम डिफरेंट कंडीशंस में खुद को हमें बदलना होता है। जैसे जून के महीने में जिस तरह की आप स्टडी कर रहे थे, क्या अभी आपकी एग्जामिनेशन शुरू होने वाली है वैसे स्टडी कर रहे हो? आपकी स्टडी कहीं ना कहीं फास्ट हुई है। तो हम क्या किए, डिफरेंट कंडीशंस के अनुसार खुद को चेंज किए। अब हम आगे पढ़ेंगे सेशन 1 स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये समझेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है। तो यदि आपके मन में किसी भी तरह का कोई तनाव महसूस होता हो, या तनाव चाहे वो इमोशनल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो या सोशल रिएक्शन के वजह से आपको महसूस हो रहा हो, तो इसे ही हम स्ट्रेस कहते हैं। और जिसके वजह से आपको ये तनाव महसूस हो रहा हो उसे हम स्ट्रेसर कहते हैं। जैसे आपकी एग्जामिनेशन शुरू होने वाली है बट आपकी तैयारी नहीं है, तो एग्ज़ाम स्ट्रेसर हो गया। तो स्ट्रेस को हम दूर कैसे करें, इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए ABC का एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। ए यानी एडवर्सिटी। सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि आपको स्ट्रेस किस वजह से हो रहा है। बी यानी कि बिलीव्स, जो स्ट्रेस हुआ उसको आपने किस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया। एंड सी यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस, आपने उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या एक्शन लिया। अब आगे हम यह समझेंगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट से आपको क्या क्या हेल्प मिल सकती है। तो पहला है कि अगर आप स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लेते हो तो आप अपने लाइफ को जॉयफुल तरीके से जी सकते हो। दूसरा कि जो भी टास्क आप करना चाहते हो उस पर आपका फोकस रहेगा और टाइमली उस टास्क को आप कंप्लीट भी कर सकते हो। थर्ड कि आप खुश रहोगे और स्ट्रेस फ्री रहोगे। एंड फोर्थ कि आप मोर एनर्जेटिक फील करोगे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कुछ क्वालिटी ऑफ टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। नेक्स्ट अब आगे हम यह समझेंगे कि स्ट्रेस को मैनेज करने के कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं। तो स्टेप नंबर 1 है बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस्ड। आपको उन चीज़ों से सावधान रहनी है जिसके वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा हो। स्टेप 2 है आइडेंटिफाई व्हाट इज़ काउजिंग यू स्ट्रेस। आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो स्ट्रेस मुझे हो रहा है ये क्यों हो रहा है। एंड स्टेप 3 है अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक अप्लाई करना चाहिए, जो कि आगे आप स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक जो है नेक्स्ट टॉपिक को यहाँ पर पढ़ोगे। सो बच्चों, पहला टेक्निक है टाइम मैनेजमेंट। यानी अगर आपको कोई काम करने के लिए दिया जाता है तो आप उस काम को टाइमली कर लो, इससे आपको स्ट्रेस नहीं होगा।
आप खुद सोचो कि अगर आपकी परीक्षा फरवरी से शुरू हो रही है और आप पढ़ना ही दिसंबर के महीने से शुरू करोगे तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस होगा ही, क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ा नहीं तो अभी आपको पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, तो आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा पड़ेगा तो स्ट्रेस ज़्यादा होगा। दूसरा है फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर। जनरली ऐसा लोगों में देखा गया है कि जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज और फ्रेश एयर लेते हैं उनमें स्ट्रेस कम पाया जाता है। इसके लिए आपको योगा, मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बना हुआ रहेगा। इवन पार्क में आपको खेलना भी चाहिए या फिर वॉकिंग भी करनी चाहिए, जिससे कि आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा और आप मोर इफेक्टिव फील करोगे। थर्ड है हेल्दी डाइट। तो हेल्दी डाइट में हमें दाल, रोटी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेनी चाहिए। फोर्थ है पॉजिटिविटी, यानी नेगेटिव चीज़ों के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए और पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, हो सकता है कि हाफ ईयरली में कोई स्टूडेंट्स का मार्क्स कम आ गया हो, तो उसको ये नहीं सोचना है कि मेरे मार्क्स कम आ गए, उसको ये सोचना है कि हम अपने मार्क्स को और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। आपको पॉजिटिव के बारे में सोचना है, नेगेटिव के बारे में नहीं सोचना है। इसके बाद नेक्स्ट 5 है स्लीप, यानी हमें कम से कम 7 घंटे जरूर सोने चाहिए, जिससे कि आपका जो ब्रेन और बॉडी है वो रिचार्ज हो जाएगा और अगले दिन फिर आप सही तरीके से काम कर सकते हो। एंड सिक्स्थ है हॉलीडेज विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो अपने रिलेटिव्स, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बीच बीच में हॉलीडे पे जाना चाहिए। अब नेक्स्ट आगे का टॉपिक है एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, यानी अकेले काम करने की क्षमता। यदि आप काल्म और रिलैक्स्ड पर्सन हो तो आप में ये क्षमता होगी कि आप कोई भी काम को इंडिपेंडेंटली यानी अकेले आप कर सकते हो। तो अकेले काम करने के लिए आप में ये 5 गुण होने चाहिए। पहला है बिकमिंग सेल्फ अवेयर, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ करेक्टिंग। आपको खुद को अवेयर रखना है, मॉनिटर करना है और करेक्ट भी करना है। दूसरा है नोइंग व्हाट यू नीड टू डू। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप करना क्या चाहते हो। थर्ड है टेकिंग द इनिशिएटिव रैदर देन बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई और हमको बोले कि ये करो तब हम वो चीज़ करेंगे। जैसे अगर आपको पढ़ने के लिए बैठना है तो मम्मी पापा बोलेंगे कि जाके पढ़ो, तब आप पढ़ने के लिए बैठोगे, ये नहीं होना चाहिए। आपका काम है पढ़ाई करना, तो आपको खुद से पढ़ने के लिए बैठ जाना है। चौथा है रिकॉग्नाइजिंग योर मिस्टेक्स एंड नॉट ब्लेमिंग अदर्स। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आपको अपने मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और दूसरों पे गलती हमें नहीं दे थोपनी चाहिए कि तुम्हारे वजह से ये चीज़ हुआ है। पांचवा है यू विल डेवलप दिस एबिलिटी ओनली इफ़ यू लर्न कॉन्टिन्यूसली। यह एबिलिटी आप में तभी डेवलप हो सकती है जब आप इसको कॉन्टिन्यूसली सीखोगे। जब तक आप में काम करने की क्षमता अकेले नहीं होगी, आप खुद से काम करने के लिए नहीं सीखोगे, तब तक आप इस एबिलिटी को डेवलप नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट हमें आगे पढ़ना है इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। तो इमोशनल इंटेलिजेंस यह एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें हम आइडेंटिफाई और मैनेज करते हैं अपने इमोशंस को या तो फिर दूसरे के भी इमोशंस को भी। आगे हमें इमोशनल इंटेलिजेंस के 3 स्किल्स के बारे में पढ़ना है। पहला है इमोशनल अवेयरनेस। तो यह एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें हम अपने इमोशंस को पहचानते हैं कि किस तरह का इमोशंस हमारे अंदर है। दूसरा है हार्नेसिंग इमोशंस। तो इस तरह के इमोशंस का उपयोग करके हम थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे टास्क को कंप्लीट करते हैं। थर्ड है मैनेजिंग इमोशंस। तो यह एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें हम खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आगे हमें इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज करने के कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को पढ़ना है। पहला है अंडरस्टैंड योर इमोशंस। सबसे पहले आपको आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है और उन चीज़ों को नोट डाउन करना है जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। दूसरा है रेशनलाइज। कोई भी डिसीजन आपको अचानक से नहीं लेना है। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले एक बार सोचना है और अक्लमंदी से काम लेना है। थर्ड है प्रैक्टिसाइज। तो आपको मेडिटेशन और योगा करने की ज़रूरत होती है जिससे कि आप शांत रह सको। अब हम सेशन 2 पढ़ेंगे, सेल्फ अवेयरनेस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। तो सबसे पहले हम समझेंगे सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है। तो सेल्फ अवेयरनेस मीन्स आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अपनी ताकत और अपनी कमजोरी को पहचानना, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस से क्या होगा कि आप अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल सकते हो। अब हम कुछ टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे कि आप ये पहचान सकते हो कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो पहला है फाइंडिंग स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ आपकी क्या है ये आप कैसे फाइंड कर सकते हो। तो थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज सक्सेसफुल एट। आप उस चीज़ के बारे में हमेशा सोचो जिसमें आप सक्सेसफुल हुए हो। दूसरा है थिंक अबाउट व्हाट अदर्स लाइक इन यू। दूसरे कोई आपको क्यों पसंद करते हैं इसके बारे में सोचो। थर्ड है टेक आउट टाइम एंड थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल,
यानी कि समझ लो और सोचो कि आपने क्या क्या अच्छा किया है। अब हम वीकनेस को कैसे पहचान सकते हैं, तो इसको समझते हैं। तो पहला है पॉइंट आउट द एरियाज वेयर यू स्ट्रगल एंड द थिंग्स यू फाइंड डिफ़िकल्ट टू डू। उन एरियाज़ को पॉइंट आउट करो जहाँ पे आप स्ट्रगल करते हो, और उन चीज़ों को भी पॉइंट आउट करो, फाइंड करो जिसको करना आपको डिफ़िकल्ट लगता है। इसके बाद दूसरा है लुक एट द फीडबैक अदर्स यूजुअली गिव यू। दूसरे कोई आपको क्या फीडबैक देते हैं ये आपको हमेशा देखने की ज़रूरत होती है। जैसे कि अभी मैं आपको ये जो पढ़ा रहा हूँ, आपके तरफ से जो मुझे कमेंट्स मिल रहा है, मुझे उन कमेंट्स को देखने की ज़रूरत होती है। मुझे देखना चाहिए ताकि मुझे अपना फीडबैक पता चल सके कि मैंने वीडियो कैसा बनाया है, कहीं कोई कमी तो नहीं रही। अगला है बी ओपन टू फीडबैक एंड एक्सेप्ट योर वीकनेस विदाउट फीलिंग लो अबाउट इट एंड टेक इट एज एन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो हो सकता है कि कहीं कोई कमी रह गई हो, कुछ बच्चों को किसी एरिया पे ख़राब लगा हो, वीडियो कहीं ख़राब लगी होगी, तो मैं क्या करूँगा, मुझे वहाँ पे ख़राब फील नहीं करना है कि बच्चा को ख़राब लगा, बल्कि मुझे उस एरिया पे और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होगी, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। अब आगे हम इंटरेस्ट और एबिलिटी में क्या डिफरेंस है इसको समझेंगे। तो देखो, इंटरेस्ट क्या होता है, जब भी आप कभी फ्री होते हो तो कुछ ऐसा काम करते हो जिसके वजह से आपको खुशी महसूस होता है। जैसे मैं फ्री टाइम में क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट खेल के मुझे खुशी महसूस होती है, तो क्रिकेट खेलना मेरे लिए एक तरह से इंटरेस्ट हो गया। और वो आपको कभी दूसरा कोई नहीं बोलेगा कि जाके क्रिकेट खेलो, दूसरा बोलेगा और मैं क्रिकेट खेलूँ, तो फिर वो इंटरेस्ट कहाँ रह गया। मैं खुद से क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, मुझे खुशी महसूस हो रही है, दैट इज़ इंटरेस्ट। हो सकता है किसी को डांस करने में मज़ा आता हो, डांस सीखने जाता हो, किसी को ड्राइंग करने में इंटरेस्ट है तो ड्राइंग करता है, ड्राइंग करके उसको खुशी महसूस होती है। और जिसमें भी आपका इंटरेस्ट होगा, आप चाहोगे कि आप उस चीज़ को और सीखो और फ्यूचर में आप वही चीज़ करो। एबिलिटी क्या होता है, तो यह एक एक्वायर्ड या फिर नेचुरल कैपेसिटी होती है कि आप उस चीज़ को कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। और साथ ही आप कोई पर्टिकुलर जॉब या टास्क भी करते हो जिससे कि आपको कुछ प्रॉफिट होता है। अब भाई घर चलाना है तो कहीं ना कोई जॉब तो करना पड़ेगा, तो दैट इज़ एबिलिटी कि आपको वो काम करना पड़ रहा है, चाहे आपको उसमें इंटरेस्ट हो या फिर नहीं हो। इसके बाद सेशन 3 है सेल्फ मोटिवेशन। तो चलो पहले हम समझते हैं कि सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है। आपने कछुआ और खरगोश का कहानी सुना होगा। कछुआ रेस जीत जाता है, क्यों जीतता है? क्योंकि वो खुद को मोटिवेट करता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं खरगोश को हरा सकता हूँ। अगर वो खुद को मोटिवेट नहीं करता तो क्या वो रेस जीत पाता? तो सेल्फ मोटिवेशन का मतलब ही यही होता है, खुद को पुश करना कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अब आगे हम मोटिवेशन के टाइप को समझते हैं। तो मोटिवेशन के दो टाइप हैं। पहला है इंटरनल मोटिवेशन, जिसे हम लव भी कहते हैं। इसमें हम कोई काम को करने की चाहत तब रखते हैं जब हमें उस काम को करने से खुशी महसूस होता है, या तो हेल्दी या फिर अच्छा फील होता है। जैसे कि एनुअल डे के समय में हो सकता है कि आपने डांस या फिर सिंगिंग किया हो, जिससे कि आपको दूसरे कोई आपका तारीफ़ किया होगा तो आपको खुशी महसूस होगा, तो बाद में आप फिर से डांसिंग या फिर सिंगिंग करोगे। दूसरा है एक्सटर्नल मोटिवेशन, जिसे हम रिवॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको रिवॉर्ड मिलता है। जैसे मान के चलो आपने 100 मीटर के रेस में भाग लिया और आप प्राइज़ जीत जाते हो, तो आप यहाँ से मोटिवेट होगे और मोटिवेट होके आप अगला दिन फिर से प्रैक्टिस पर लग जाओगे। अब आगे हम यह समझेंगे कि जो सेल्फ मोटिवेटेड पीपुल्स होते हैं उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो पहला है नो वाट दे वांट फ्रॉम लाइफ। उनको ये पता होता है कि लाइफ में उन्हें करना क्या है। दूसरा है आर फोकस्ड, तो जो उन्हें करना है उसी पे उनका फोकस रहेगा। थर्ड है नो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, उन्हें यह भी पता होता है कि उनके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। एंड फोर्थ है आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, वो अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए उसी में वो लग जाते हैं। तो चलिए अब आगे हम यह समझते हैं कि हम सेल्फ मोटिवेशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो सेल्फ मोटिवेशन बिल्ड करने के 4 स्टेप्स होते हैं। पहला है फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप क्या लाइक या डिसलाइक करते हो। आपको ये समझना होगा कि कैसे आप खुश रहते हो। जैसे आई लव टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। दूसरा है सेट एंड फोकस ऑन योर गोल्स। आपको एक गोल सेट करना है और उसी पे फोकस करना है। जैसे अगर मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है तो मेरा गोल यही है कि मुझे एक क्रिकेटर बनना है और अपना पूरा एनर्जी उसी पे लगा देना है अपने गोल को पाने में। नेक्स्ट थर्ड है डेवलप अ प्लान टू अचीव योर गोल।
आपने जो भी गोल चुना है उसको पाने के लिए आपको एक प्लान डेवलप करने की ज़रूरत होगी। आपको एक टाइम सेट करना होगा कि हाँ, मुझे इस दिन तक ये चीज़ कर लेना है। जैसे मुझे अगर क्रिकेटर बनना है तो मैं एक टारगेट रखूँगा ना कि 2 महीना में 5 महीना में मुझे क्रिकेटर बन जाना है। तो आपको एक तरह से एक प्लान डेवलप करके ही अपने गोल्स को अचीव करना होगा। नेक्स्ट है स्टे लॉयल टू योर गोल्स, यानी कि अपने गोल को पाने के लिए आपको लॉयल रहना है। कई बार ऐसा भी होगा कि जो आप पाना चाहते हो उसको पाने से पहले आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। तो प्रॉब्लम आया तो हम अपने गोल को ही भूल गए कि क्या हमारा लक्ष्य था। तो आपको अपने गोल पर लॉयल रहना है, भले ही प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन आपको उन प्रॉब्लम से होके गुजरना होगा और लॉयल रहना होगा, अपने वर्क को कंटिन्यू रखना होगा। नेक्स्ट अब आगे सेशन 4 है सेल्फ रेगुलेशन एंड गोल सेटिंग। गोल्स यानी कि लक्ष्य, यानी कि आपको एक ड्रीम सेट करना होता है और एक डेडलाइन भी सेट करनी होती है कि आप इस समय तक अपने गोल्स को पूरा कर लोगे। जैसे अगर मुझे एक मोबाइल फ़ोन लेना है तो हम पॉकेट मनी सेव करेंगे कि इस पर्टिकुलर डेट तक हम मोबाइल फ़ोन खरीद ले। नेक्स्ट अब आगे है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग में हम क्या करते हैं कि हमारी क्या क्या गोल्स है पहले वो हम फाइंड आउट करते हैं, उसका एक लिस्ट तैयार करते हैं कि ये मेरा गोल्स है। फिर हम एक प्लान बनाते हैं कि हम इन गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। अब एक सवाल आता है कि हाउ टू सेट गोल्स, हम गोल्स को कैसे सेट कर सकते हैं। तो गोल सेट करने के लिए एक स्मार्ट मेथड है। स्मार्ट यानी एस फॉर स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक कहने का क्या मतलब हो गया, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मुझे इंग्लिश सीखनी है तो मैंने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बोला कि मुझे इस समय तक इंग्लिश सीखनी है। लेकिन वहीं मैं अगर ये कहूँ कि मुझे 6 महीने में या 1 साल में इंग्लिश सीखनी है, इसके लिए मैं कोचिंग क्लासेस भी स्कूल के बाद जाऊँगा, तो ये हो गया कि एक टारगेट हम सेट कर लिए कि इस समय तक इंग्लिश सीख जानी है मुझे। तो यहाँ पर हमने एक स्पेसिफिक डेट फिक्स किया कि इस समय तक हम इंग्लिश सीख जाएंगे। अगला एम है एम फॉर मेजरेबल। जैसे अगर मैं कहूँ आई वांट टू बी रिच, मुझे अमीर बनना है, कितना अमीर बनना है ये मेजरेबल नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं ये कहूँ कि आज मेरे पास जितना पैसा है इसका 5 गुना अमीर मुझे बनना है, तो ये मेजरेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है ए फॉर अचीवेबल। इसमें हम क्या करते हैं कि बड़े बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में अचीव करते हैं। जैसे कि अगर मुझे किसी स्कूल का टीचर बनना है तो बड़े स्कूल का टीचर बनने के लिए मुझे सबसे पहले हाई सेकेंडरी कंप्लीट करनी होगी, फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी, फिर बीएड करना होगा और इसके बाद फिर मुझे टीचर के लिए अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे मुझे टीचर बनने के लिए एक बड़ा गोल्स पाने के लिए उसे छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक करना पड़ा। नेक्स्ट है आर फॉर रियलिस्टिक। इसका मतलब ये है कि जो भी गोल आपने सेट किया है वो रियल होना चाहिए, यानी सच होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी गोल सेट कर लिए। जैसे हो सकता है कोई बच्चा ये बोल दिया कि मैं एक ही दिन में पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूंगा और अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर लूँगा, तो ये हो गया अनरियलिस्टिक गोल। वहीं अगर कोई स्टूडेंट ये बोले कि मैं हर दिन 3 घंटा पढ़ूंगा स्कूल के बाद और बोर्ड एग्जामिनेशंस में अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करूंगा, तो वो एक रियलिस्टिक गोल होगा। नेक्स्ट है टी, यानी कि टी फॉर टाइम बाउंड। यानी कि जो भी गोल आपने चुना है उस गोल को अचीव करने के लिए एक टाइम बाउंड होना चाहिए कि मुझे इस समय तक अपने गोल को अचीव कर लेना है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मुझे अपना 10 केजी वेट लूज़ करना है, लेकिन कब तक करना है कोई टाइम बाउंड नहीं है, तो ये हो गया नॉट अ टाइम बाउंड गोल। लेकिन वहीं अगर मैं ये कहूँ कि मुझे अगले 6 महीने तक 10 केजी वेट लूज़ करना है, तो यहाँ पे एक टाइम बाउंड हो गया 6 महीने तक वेट लूज़ करना। अब नेक्स्ट आगे हम सेशन 5 पढ़ेंगे सेल्फ रेगुलेशन टाइम मैनेजमेंट। तो इसमें हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, तो यह एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें हम प्लान और कंट्रोल कर सकते हैं कि हम अपना हर 1 घंटा कैसे स्पेंड करें कि हमारा हर दिन अच्छा जाए। जैसे कि आपको आपका होमवर्क इमिडिएटली स्कूल से आने के बाद फिनिश कर लेना है ताकि बचे हुए समय में आप इवनिंग में टीवी देख सको या तो कुछ खेलना है तो आप खेल भी सकते हो। और यह भी याद रखना कि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी थिंकिंग स्किल्स है जिसकी हेल्प से आप अपने टास्क को ऑन टाइम कंप्लीट कर सकते हो, डेली टाइम टेबल बना सकते हो, अपने होमवर्क और असाइनमेंट को भी ऑन टाइम सबमिट कर सकते हो। और अगर आपने टाइम मैनेजमेंट स्किल सीख ली तो इससे आपका जो दिन का समय बर्बाद होता है वो वेस्ट भी नहीं होगा। अब आगे हम अफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के 4 स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है ऑर्गेनाइज। तो इसमें हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए एक प्लान तैयार करते हैं,
एक टाइम टेबल बनाते हैं, उसे फॉलो करते हैं और अपने सराउंडिंग्स और स्टडी टेबल को क्लीन रखते हैं। दूसरा है प्रायोरिटाइज, यानी कि किस काम को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। इसके लिए आपको एक लिस्ट तैयार करनी होती है और रैंक के अनुसार जो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको ऊपर रखना होता है। जैसे आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि अपने होमवर्क को पूरा करना, तो आप रैंक के अनुसार उसे सबसे ऊपर रखोगे। इसके बाद थर्ड है कंट्रोल। तो आपकी हर दिन की जो एक्टिविटी होती है, जो भी आप करते हो, जिसमें भी आपका समय जाता है, उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। और जिन पर आपका ज़्यादा समय वेस्ट होता है, जैसे कि फ़ोन पे चैट करने से, गॉसिप लगाने से, उसको आपको अवॉइड करना है और उन चीज़ों पे ज़्यादा आपको फोकस करनी है जो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। एंड फोर्थ है ट्रैक। तो हमें उन चीज़ों को ट्रैक करना है, यानी हमें उन चीज़ों को नोट डाउन करना है जिस पर आपका ज़्यादा समय लग रहा हो, इससे कि आप टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अभी हमने ये जो 4 स्टेप्स पढ़े अफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के, तो इसको करने के कुछ टिप्स हैं। पहला है अवॉइड डिले और पोस्टपोनिंग एनी प्लान्ड एक्टिविटी। अगर आप कोई भी एक्टिविटी प्लान करते हो तो उसको आप डिले या फिर पोस्टपोन करने से अवॉइड करना है आपको। दूसरा है ऑर्गेनाइज योर रूम एंड स्कूल डेस्क। आपको हमेशा अपने रूम और स्कूल डेस्क को ऑर्गेनाइज करना है। एक नो डिस्टरबेंस जोन भी आपको डेवलप करना है जहाँ पे आप बैठ सकते हो और इम्पॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। और आपको एक टू डू लिस्ट प्रिपेयर करना है जिससे कि आपको यह पता चल सकेगा कि आपको क्या क्या करनी है। तो यह चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट 3 पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेशन 1 पढ़ेंगे जो कि है बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस। तो इसमें हम आईसीटी के बारे में पढ़ेंगे। आईसीटी यह एक ऐसी स्किल्स होती है जिसकी हेल्प से आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करते हो और साथ ही आप अपने बिजनेस को भी सही तरीके से चला सकते हो। अब आगे हम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, तो ये फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू और भी जो चीज़ें जिसको आप छू सकते हो, तो वो एग्जांपल्स है हार्डवेयर का। सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो जिसे हम देख नहीं सकते या छू नहीं सकते। और याद रखना कि बिना सॉफ्टवेयर का कोई भी हार्डवेयर आपका फंक्शन नहीं करता है। कुछ सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं जैसे कि विंडोज़ या एमएस ऑफिस। अब आगे हम समझेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम यह भी एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हो तो स्टार्टिंग में जो भी वर्क हो रहा होता है वही है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आप अपने लैपटॉप या सीपीयू में जो मोस्ट कॉमनली ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हो वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या उबंटू या मैक ओएस। अब आगे पढ़ेंगे स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं, तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए सीपीयू का जो पावर बटन होता है वो हम दबा देते हैं जिससे कि ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू हो जाता है और आपके मॉनिटर के मेन स्क्रीन पे वो डिस्प्ले होता है। अब हम आगे समझेंगे कि बायोस क्या होता है। बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब आप अपने सीपीयू के पावर बटन को प्रेस करते हो तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली एक बेसिक प्रोग्राम रन करता है, इसी को हम बायोस कहते हैं। नेक्स्ट अब हम आगे पढ़ेंगे लॉग इन एंड लॉग आउट। जब आप घर से बाहर जाते हो तो आप अपने दरवाजे को लॉक करके जाते हो। बिल्कुल इसी प्रकार से जब हम कंप्यूटर पर कोई काम नहीं कर रहे होते हैं तो हमें अपने कंप्यूटर को लॉक करके जाना होता है, जिसके लिए हमें अपने कंप्यूटर पे एक लॉगिन और लॉग आउट का पासवर्ड सेट करना होता है ताकि कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन आपके कंप्यूटर में किसी भी तरह का कोई चेंजेस ना कर दे। आगे है शटिंग डाउन अ कंप्यूटर। हम अपने कंप्यूटर को कैसे बंद करेंगे, तो कंप्यूटर को बंद करने के लिए आपके कंप्यूटर में एक विंडो की होता है, उसको प्रेस करना है। फिर लेफ़्ट कॉर्नर पे आपको शटिंग डाउन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप शटिंग डाउन पे क्लिक कर दोगे तो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो क्लोज़ हो जाएगा, जितने भी एप्लीकेशंस खुले हुए होंगे सारे बंद हो जाएंगे और आपका जो कंप्यूटर है वो बंद हो जाएगा। नेक्स्ट अब आगे है यूजिंग द कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, यह एक इनपुट डिवाइस होता है। इसका यूज़ किया जाता है नंबर, टेक्स्ट या कमांड को टाइप करने के लिए। नेक्स्ट अब हम समझेंगे कीबोर्ड्स के पार्ट्स के बारे में। तो कीबोर्ड्स के अलग अलग टाइप के कीज़ होते हैं। पहला है फंक्शन की। कीबोर्ड के सबसे टॉप में आपने F1, F2, F3 डॉट 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 करके F12 तक आपने कीज़ देखे हुए होंगे। इन सभी कीज़ को हम कहते हैं फंक्शन की। अगला है कंट्रोल कीज़।
तो कीबोर्ड में आपने कुछ इस तरह के कीज़ देखे होंगे, जैसे कि कंट्रोल, शिफ्ट, स्पेस बार, अल्ट, कैप्स लॉक एंड टैब। इन सब को हम कंट्रोल कीज़ कहते हैं। अगला है इंटर की, जिसे हम रिटर्न की भी कहते हैं। यदि आपने कंप्यूटर चलाया हुआ होगा कभी ना कभी, तो आपने इस तरह की कीज़ को ज़रूर देखा हुआ होगा। नेक्स्ट है पंचुएशन की। तो आपने कीबोर्ड में कुछ इस तरह के कीज़ देखे हुए होंगे। इसको कहते हैं कॉलन, इसको कहते हैं सेमी कॉलन, या क्वेश्चन मार्क है, यह सिंगल कोटेशन मार्क, और इसको कहते हैं डबल कोटेशन मार्क्स। तो इन सब को हम पंचुएशन कीज़ कहते हैं। नेक्स्ट अब आगे है नेविगेशन कीज़। कीबोर्ड में आपने कुछ इस तरह के कीज़ देखे होंगे जिसमें की में लिखा रहता है ये होम, इंड, पेज अप और पेज डाउन। तो इन्हीं को हम नेविगेशन कीज़ कहते हैं। इनका इस्तेमाल किया जाता है मूव अप, मूव डाउन, राइट या लेफ़्ट करने के लिए। जैसे होम और इन बटन का इस्तेमाल किया जाता है लेफ़्ट और राइट करने के लिए। जैसे अगर कर्सर मान के चलिए कि इस जगह पर है, जैसे ही हम होम का ये जो की है प्रेस करते हैं तो ये यहाँ पर कर्सर आ जाता है। जैसे फिर इन बटन प्रेस करेंगे तो कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से पेज अप और डाउन का भी इस्तेमाल किया जाता है पेज को अप या डाउन करने के लिए। कर्सर अगर मान के चलिए इस जगह पर है, तो जैसे हम पेज अप का कीज प्रेस करते हैं तो ये ऊपर यहाँ पर आ जाएगा, और पेज डाउन का करते हैं तो फिर ये नीचे की ओर आ जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट अब आगे है कमांड कीज़। कीज़ जैसे कि इंसर्ट, डिलीट और बैक स्पेस, इन सब को हम कमांड की कहते हैं। अब इंसर्ट की का कब यूज़ किया जाता है? तो जैसे आप इंसर्ट की को ऑन करते हो, जो आपका राइट साइड वाला टेक्स्ट रहेगा वो डिलीट होता जाएगा, और आगे आप जो भी लिखोगे वो लिखते जाएगा। डिलीट की से क्या होता है? यदि कर्सर को हम इस जगह पर रखते हैं तो इसके राइट साइड वाला जो टेक्स्ट होता है वो डिलीट होते जाता है। वहीं बैक स्पेस की का यूज़ कब होता है? तो यदि कर्सर को हम यहाँ पर रखते हैं तो लेफ़्ट साइड वाला जो टेक्स्ट होगा वो डिलीट होते जाएगा। एंड लास्ट है विंडोज़ की। तो आपने विंडोज़ की तो देखा ही होगा, इसको प्रेस करने से स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे माउस के बारे में। माउस क्या होता है? ये एक बहुत छोटा सा डिवाइस होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं कोई फाइल को सेलेक्ट करने के लिए या फिर ओपन करने के लिए। अब हम आगे यह समझेंगे कि रोल ओवर या हॉवर ये क्या होता है। जब आप अपने माउस को किसी फाइल पर लेकर जाते हो ना, तो इससे उस फाइल की जो डिटेल होती है वो हमें दिखने लगती है। फाइल पर ले जाके आपको प्रेस नहीं करना है, बस माउस को फाइल के पास तक लेकर जाना है, ऑटोमेटिकली उस फाइल का डिटेल खुल जाता है। इसी को हम रोल ओवर या हॉवर कहते हैं। नेक्स्ट अब आगे है पॉइंट एंड क्लिक। तो जब आप अपने माउस को मूव करते हो तो आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक एरो मूव करता हुआ दिखाई देता है, और वो जो एरो होता है आप अगर किसी फाइल पर क्लिक करते हो तो वो सेलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट अब आगे है ड्रैग एंड ड्रॉप। यदि आपको किसी आइटम या किसी फाइल को किसी एक फ़ोल्डर से उठाकर दूसरे फ़ोल्डर में मूव करना होता है, तब हम ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम उस फोल्डर को ओपन करते हैं जिस फोल्डर पे आपकी वो वाली फाइल है जिसको आपको मूव करना है। इसके बाद एक हम दूसरा फोल्डर भी ओपन करते हैं जिस जगह पे आपको मूव करना है। अब हम उस फाइल को सेलेक्ट करके रखते हैं जिस फाइल को आपको मूव करना होता है, उसको प्रेस करके रखेंगे और उसको ड्रैग करते हुए उस फोल्डर पर आएंगे जिस फोल्डर पे आपको मूव करना है। यहाँ पे लाके आपको रिलीज़ कर देना है। इससे क्या होगा कि ये वाली फाइल अब इस फोल्डर पर आ जाएगी। नेक्स्ट है डबल क्लिक। यदि आपको किसी फाइल को ओपन करना है तो अपने माउस का लेफ़्ट बटन को 2 बार जल्दी जल्दी दबा देते हो, तो इससे आपका कोई भी फाइल बहुत ही जल्दी ओपन हो जाता है। अब हम आगे सेशन 2 पढ़ेंगे, परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशंस, जिसमें पहला है फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो देखो, एक कंप्यूटर में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना, सभी इंफॉर्मेशन को हम एक फ़ाइल में रखते हैं, और हर फाइल का एक फ़ाइल नेम होता है, और सभी फाइल नेम में एक एक्सटेंशन भी लगा होता है जिससे कि हम यह पहचान सके कि वो किस टाइप की फ़ाइल है। अब जैसे यहाँ पर कुछ फाइल एक्सटेंशन दिए गए हैं, कुछ फाइल टाइप दिया गया है, आपको ये याद रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। जैसे .txt ये फाइल एक्सटेंशन है टेक्स्ट फाइल का या फिर नोटपैड का। .dox या फिर .docx फाइल है वर्ड फाइल का। जैसे ही आप कहीं पर भी .doc या फिर .docx देखोगे तो आपको समझ आना है वो एक वर्ड फाइल है। .xls है एक्सेल फाइल का। .ppt है पावर पॉइंट फाइल का। .jpg है इमेज फाइल। .mp3 है साउंड फाइल। .avi है ऑडियो वीडियो फाइल, और .png है ग्राफिक फाइल। तो इस तरह से फाइल एक्सटेंशन होता है। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज़ भी दे दिए हैं, ये बेसिक ऐसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन इन बेसिक्स को याद कर लेना, हो सकता है एग्जामिनेशन में आ जाए। अब फोल्डर क्या होता है?
तो जहाँ पे हम बहुत सारे फाइल्स को रखते हैं किसी एक जगह पे, तो वो जो लोकेशन होती है उस लोकेशन को हम फोल्डर कहते हैं। नेक्स्ट अब आगे हम सेशन 3 पढ़ेंगे, कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस। इसमें हम ये पहले तो ये समझेंगे कि हमें कंप्यूटर को केयर करने की या मेंटेन करने की ज़रूरत क्यों होती है। तो देखो, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जैसे कंप्यूटर, मोबाइल्स या लैपटॉप्स, तो ये प्रॉपरली वर्क कर सके, इस वजह से हमें इन्हें केयर या मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। अब आपको मैं कुछ बेसिक टिप्स देने जा रहा हूँ जिससे कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को केयर कर सकते हो। तो पहला है कीपिंग अ डिवाइस क्लीन। जैसे कीबोर्ड, तो कीबोर्ड को साफ़ करते रहना चाहिए, इसके लिए आपको एक सॉफ्ट ब्रश का यूज़ करना है। दूसरा है स्क्रीन। यदि आपकी लैपटॉप या मॉनिटर की स्क्रीन गंदी हो जाती है तो आपको सॉफ्ट कपड़ा से उसको साफ़ करना होता है। थर्ड है बी केयरफुल विथ फूड एंड ड्रिंक्स। जब भी आप कंप्यूटर चलाते हो तो कंप्यूटर के आसपास में कोई भी खाने पीने की सामानों को ना रखें। फोर्थ है हैंडल डिवाइसेस केयरफुली। जब आप अपने लैपटॉप को किसी एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर जाते हो तो पहले तो ये कि उसको सावधानी से उठाओ, और जिस जगह पर लेकर जाते हो अगर वो जगह हार्ड सरफेस है तो सावधानी से उसको रखना है। पांचवा है कीप द कंप्यूटर कूल। यदि आपकी कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल डिवाइस ओवर हीट हो जाती है तो इससे उसके जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। आपके कंप्यूटर में सीपीयू होता है जो कि सीपीयू को ठंडा रखता है, तो एक बार देख लेना कि आपकी जो सीपीयू की फ़ैन है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हो सके तो आप एक्सटर्नल फ़ैन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। छठा है डू नॉट ओवर चार्ज योर बैटरी। बैटरी अगर 100% चार्ज हो जाती है तो आपने जो प्लग लगाया हुआ है उसको आप अनप्लग कर लो, वरना आपकी डिवाइस इससे ख़राब भी हो सकती है। सातवां है ऑलवेज प्लग इन डिवाइसेस केयरफुली। जब भी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे यूएसबी या फिर हेडफोन्स वगैरह कुछ भी प्लग इन करते हो तो सावधानी से करना, ज़बरदस्ती मत करना, हो सकता है आपका कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट जो है वो डैमेज हो जाए। आठवां है डू नॉट रन टू मैनी प्रोग्राम्स एट अ टाइम। एक ही समय पे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स को ओपन करके नहीं रखना, इससे आपकी कंप्यूटर स्लो हो सकती है। नेक्स्ट अब आगे बी नंबर है प्रिपेयर अ मेंटेनेंस शेड्यूल। तो यदि आप चाहते हो कि आपकी कंप्यूटर लंबे समय तक एक परफेक्ट कंडीशंस में चलती रहे तो इसके लिए आपको एक प्लान तैयार करने की ज़रूरत होती है जिससे कि आप कंप्यूटर को मेंटेन रख सको। अब मेंटेनेंस करने के लिए पहला है डेली मेंटेनेंस। तो हर दिन आपको आपकी जो भी ईमेल इनबॉक्स होती है उसको क्लीन करते रहें, और जो भी आपने ईमेल अटैचमेंट्स डाउनलोड करके रखे हैं उनको एक प्रॉपर फोल्डर में सेव करके रख लें। बी है वीकली मेंटेनेंस। तो हमें हर सप्ताह अपने कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू और प्रिंटर को साफ़ करने की ज़रूरत होती है, और जो भी इम्पॉर्टेंट डेटा होगा उसको एक एक्सटर्नल ड्राइव में उसका एक बैकअप रख लें। नेक्स्ट अब आगे सी नंबर है मंथली मेंटेनेंस। तो आपके ड्राइव में जो भी फ़ोटोग्राफ्स होंगे उसको आप कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर ले और ड्राइव से डिलीट कर ले। इसके बाद जो भी आपकी फ़ोटोज़ होंगी किसी फोल्डर या एल्बम में तो उसको हर महीने ऑर्गेनाइज़ करते रहें। अपने डाउनलोड फोल्डर को हमेशा क्लीन अप रखें। जो भी अनयूज्ड प्रोग्राम्स या ऐप्स हैं जिसका आप यूज़ नहीं करते हो उसको अनइंस्टॉल कर दें। हर महीने कम से कम एक बार डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर को आपको रन करना है, और वायरस स्कैन फुल सिस्टम को भी महीने में कम से कम एक बार रन करना है। नेक्स्ट डी नंबर है ईयरली या फिर एनुअल मेंटेनेंस। तो आपने सोशल मीडिया अकाउंट्स जो भी बनाए हुए होंगे तो उसमें जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट होगा उसको साल में एक बार कम से कम क्लीन ज़रूर करें। दूसरा कि जो भी ईमेल में कॉन्टैक्ट लिस्ट होता है उसको भी एक बार क्लीन अप करना है साल में। ऑपरेटिंग सिस्टम को साल में एक बार अपडेट करना है, और ये भी आप लोग चेक कर लेना साल में एक बार कि जो भी आपने एंटीवायरस अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में डाला हुआ है तो वो कहीं एक्सपायर तो नहीं हुआ है। अगर एक्सपायर हुआ है तो आप नया एंटीवायरस ले लें। नेक्स्ट अब आगे है बैकअप योर डेटा। इसके बारे में ऊपर में ही हमने आप लोग को बताया था कि आपकी कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप किसी दूसरे डिवाइस में स्टोर करके रख लेना, जैसे कोई सीडी या डीवीडी ड्राइव्स में या कोई दूसरे हार्ड डिस्क में। क्योंकि देखो, कंप्यूटर ना कभी भी क्रैश हो सकता है, क्योंकि आप एक ह्यूमन हो, आपसे मिस्टेक से हो सकता है कंप्यूटर क्रैश हो जाए, या तो कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, फ्लड्स आ जाए, इसके वजह से कंप्यूटर क्रैश हो जाए। इसी वजह से हमें एक बैकअप रखना होता है। नेक्स्ट डी नंबर है स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरस। कभी कभी कंप्यूटर में वायरस इंटर कर जाता है जिसके वजह से हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है। ये जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ये हमें वायरस से बचाता है, साथ ही पहले से अगर कंप्यूटर में वायरस हो भी ना तो उसको भी ये हटा देता है। नेक्स्ट ई नंबर है इंक्रीजिंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस। यदि आप कंप्यूटर लंबे समय तक चलाते हो तो इससे हमारे कंप्यूटर में कुछ अननेसेसरी फाइल्स और डेटा इंटर कर जाता है,
जिसके वजह से जो हार्ड डिस्क होती है वो काफ़ी ज़्यादा भर जाती है और जो हमारी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस होती है वो स्लो हो जाती है। तो ये हमारे लिए ज़रूरी होता है कि जो भी एक्स्ट्रा फाइल्स बना हुआ है उसको आप क्लीन करते रहो। इसके लिए हमें डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर का यूज़ करना होता है, जिससे कि आप जो अननेसेसरी फाइल्स है उसको आप क्लीन कर सको। नेक्स्ट अब आगे एफ नंबर है रिमूविंग स्पैम फ्रॉम योर कंप्यूटर। यहाँ पे पहले हम ये समझेंगे कि स्पैम क्या होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजिंग करने के लिए हमें मेल करती है। तो ये जो मेल होती है इसी को हम स्पैम कहते हैं। और इस बात का ध्यान में रखना कि कभी भी इस तरह के स्पैम मेल का आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है, यानी कि उसका रिप्लाई नहीं करना है। और रेगुलर बेसिस पे आपको जो ये स्पैम वाले मेल होते हैं इसको डिलीट करते जाना है। अब आगे हम सेशन 4 पढ़ेंगे, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो इसमें हम यह पढ़ेंगे कि कंप्यूटर सिक्योरिटी ब्रेक होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सिक्योरिटी ब्रेक होने के दो रीज़न हो सकते हैं। पहला यह कि आप अगर किसी दूसरे जगह पर इंटरनेट इस्तेमाल करते हो तो आप अपनी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या जो भी पासवर्ड वगैरह है वो किसी अनसिक्योर साइट्स में डाल देते हो। मतलब कि आप केयरफुल नहीं होते हो, जिसकी वजह से जो आपकी सिक्योरिटी होती है वो ब्रेक होती है। दूसरा ये कि कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन आपकी कंप्यूटर अगर यूज़ करता है तो इससे भी आपकी सिक्योरिटी ब्रेक होती है। तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट होता है कि जब भी आप कंप्यूटर ना चलाओ तो अपने कंप्यूटर को लॉगिंग आउट कर लो। अब नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे थ्रेट्स टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को किन किन चीज़ों का खतरा होता है। पहले यह समझ लेते हैं कि थ्रेट्स क्या होता है। तो थ्रेट्स एक ऐसा वे होता है जिससे कि जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो कंप्यूटर से लीक हो जाती है। इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होती है कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक भी हो गया। अब कुछ कुछ थ्रेट्स के बारे में आपको याद रखना है, आपके एग्जामिनेशंस के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। जिसमें से पहला है थेफ्ट। थेफ्ट यानी कि चोरी। इसमें आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी हार्डवेयर का चोरी हो सकता है। ये जो थेफ्ट होता है ये 3 तरीके के हो सकते हैं। पहला होता है फिजिकल। फिजिकल यानी कि कोई पर्सन हो सकता है कि आपका जो कंप्यूटर का डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो वो आपसे चुरा ले। दूसरा है आइडेंटिटी। इसमें कोई हैकर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा लेता है और आपकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके आपकी जो अकाउंट है वो चला रहा होता है और कोई इलीगल एक्टिविटी वो कर सकता है। इसके बाद थर्ड है सॉफ्टवेयर पायरेसी। इसमें सॉफ्टवेयर की चोरी होती है। हो सकता है कि कोई इंसान आपके सॉफ्टवेयर को चुरा ले, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना के बहुत सारे लोगों में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो ये 3 तरह के थेफ्ट होते हैं। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर थ्रेट्स के बारे में, कंप्यूटर को किन किन चीज़ों का खतरा होता है, जिसमें हमने पहला पढ़ा थेफ्ट यानी कि कंप्यूटर चोरी हो सकती है। बी है वायरस। वायरस क्या होता है, तो यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम्स होता है जिससे कि आपका डेटा या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है डैमेज हो सकता है या फिर आपकी इंफॉर्मेशन को कोई चुरा सकता है। अब आगे आपको 2 टाइप के वायरस के बारे में पढ़ना है। पहला है वॉर्म्स। अगर ये वायरस आपके कंप्यूटर में घुस जाए तो आपके कंप्यूटर में जो भी फाइल्स वगैरह होगा वो अपने आप कॉपी होते जाएगा। मतलब इस तरह के जो वायरस होते हैं यानी वॉर्म्स वायरस जो होते हैं वो अपने आप को कॉपी करते हैं और आपकी कंप्यूटर को वो डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और इसको हटाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दूसरा है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स आपको कभी कभी लगेगा कि ये सॉफ्टवेयर जो है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन धीरे धीरे क्या करता है कि अपना बिहेव दिखाना शुरू करता है कि हम वायरस हैं और आपकी डेटा को ये डिस्ट्रॉय करता है। नेक्स्ट अब आगे थ्रेट नंबर 3 है ऑनलाइन प्रीडेटर। ऑनलाइन प्रीडेटर वैसे लोग होते हैं जो आपको जाल में फंसाते हैं। आपके साथ पहले रिलेशनशिप बनाएंगे, फिर आप ही के नाम से ऑनलाइन कोई भी इलीगल एक्टिविटी करते हैं। नेक्स्ट अब आगे थ्रेट नंबर 4 है इंटरनेट स्कैम्स। कभी ना कभी आप लोग को इस तरह के मेल, मैसेज या कॉल ज़रूर आए हुए होंगे जिसमें कोई पर्सन आपको ये बोलता है कि आपको इतने प्राइस की लॉटरी लगी है, आपको अगर ये लॉटरी का प्राइस चाहिए तो आप इतने रुपए हमारे बैंक अकाउंट में जमा कर दे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि या तो ऑनलाइन बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके पैसे जमा भी कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो पैसा जो अभी आपने दिया वो तो जाता ही है, साथ ही साथ आपने जो भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए जो पेमेंट पे किया, इससे आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है बाद में उसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखना, इंटरनेट स्कैम से बचना। अब नेक्स्ट और एक लास्ट टॉपिक है प्रोटेक्टिंग योर डेटा, यानी आप अपने डेटा को किस तरह से प्रोटेक्ट रख सकते हैं। प्रोटेक्ट रखने की क्यों ज़रूरत होती है, ताकि ये जो डेटा होती है कंप्यूटर में चोरी ना हो जाए या फिर कोई वायरस वगैरह ना लग जाए इस वजह से। तो इसके लिए कुछ तरीके हैं। पहला है कि यूज़ पासवर्ड टू लॉग इन टू योर कंप्यूटर।
अपने कंप्यूटर को लॉगिन करने के लिए पासवर्ड रखें और ऐसा पासवर्ड रखें कि कोई दूसरा गेस ना कर पाए। इसके लिए आप स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, नंबर्स या फिर कुछ इस तरह के कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है इंस्टॉल एंटीवायरस एंड फायरवेल। तो आप अपने कंप्यूटर पे एंटीवायरस और फायरवेल को ज़रूर इंस्टॉल करके रखें। इससे क्या होगा कि जब भी आप कोई डेटा अपने कंप्यूटर पे लोगे तो हो सकता है कि डेटा के साथ वायरस भी आ जाए। तो अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस है तो वो वायरस को अंदर आने नहीं देगा। साथ ही साथ पहले से अगर कंप्यूटर में वायरस होगा तो एंटीवायरस डिटेक्ट कर लेगा आपके वायरस को और वो हटा भी देगा। नेक्स्ट सी है इनक्रिप्ट डेटा। इसका यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है बैंक या कंपनीज़ में। कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको सुरक्षित रखना होता है, तो इस वजह से इसका इस्तेमाल कंपनीज और बैंक्स वाले करते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी किसी फ़ोल्डर को आप ओपन करोगे तो आपको एक पासवर्ड मांगेगा। अब जब तक हम पासवर्ड नहीं देंगे तब तक वो जो फ़ोल्डर होगा वो खुलेगा नहीं, तो इससे जो हमारी डेटा होती है वो सुरक्षित रहती है। एंड लास्ट डी है सिक्योर साइट्स। जब आप कोई अपनी डिटेल जैसे क्रेडिट कार्ड का, बैंक अकाउंट का या तो डेबिट कार्ड का किसी साइट में डालते हो तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि वो साइट जो है वो सिक्योर है या नहीं है। सर हम कैसे पहचानेंगे कि साइट सिक्योर है या नहीं है? तो इसके लिए तरीका क्या है कि जब भी साइट पे आप डालो अपने डिटेल्स को तो चेक कर लेना कि साइट में कुछ इस तरह से लिखा है कि नहीं लिखा है, HTTPS, और ये लॉक वाला साइन है या नहीं। अगर ये है तो वो साइट सुरक्षित है, अदरवाइज वो सुरक्षित नहीं होगा। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हमने तीसरा यूनिट कंप्लीट कर दिया है पार्ट। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट 4 पढ़ेंगे, इंटरप्रेन्योरल स्किल। इस यूनिट में हम सबसे पहले यह समझेंगे कि इंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। इंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें कोई पर्सन बिजनेस चला रहा होता है ताकि लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और साथ ही साथ उनको भी प्रॉफिट हो सके। सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर्स के कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। पहला है दे आर कॉन्फिडेंट, दे बिलीव इन देमसेल्व्स एंड देयर एबिलिटीज़। वो कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको खुद पर और अपनी एबिलिटी पर विश्वास होता है। दे कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज़ इन देयर बिजनेस। अपने बिजनेस में वो नए नए आइडियाज़ लाते रहते हैं। दे आर पेशेंस, उनमें पेशेंस होता है। टेक टाइम टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए समय लेते हैं। दे आर क्रिएटिव एंड थिंक डिफरेंटली अबाउट बिजनेस आइडियाज़। वो क्रिएटिव होते हैं और बिजनेस आइडियाज़ को लेकर एक अलग तरीके से सोचते हैं। दे वर्क हार्ड वर्क करते हैं। दे डू नॉट गिव अप व्हेन दे फेस अ डिफ़िकल्टी। जब उन्हें कभी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़े तो वो गिव अप भी नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट आगे हम सेशन 1 पढ़ेंगे, इंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि व्हाट डू इंटरप्रेन्योर्स डू व्हेन दे रन देयर बिजनेस। इंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को चलाने के लिए वो क्या करते हैं। तो इनमें कुछ पॉइंट्स याद रख लेना। पहला है फुलफिल कस्टमर नीड्स। वो कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करते हैं। वो सबसे पहले इस चीज़ का पता लगाते हैं कि लोगों को किस प्रोडक्ट या सर्विसेज का ज़रूरत होता है। दूसरा है यूज़ लोकल मटेरियल्स। जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो लोकल मटेरियल्स का यूज़ करते हैं या फिर जिस जगह पे वो बिज़नेस को खोले हुए हैं वहीं के लोगों को वो काम में रखते हैं। इससे उनकी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। अगला है हेल्प सोसाइटी। जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो उनकी सोसाइटी के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बना के वो रखते हैं। कुछ इंटरप्रेन्योर्स इन्वायरमेंट सेव करने की ओर काम करते हैं, तो कुछ इंटरप्रेन्योर्स स्कूल्स और हॉस्पिटल बनाने में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लाइफ पर किस प्रकार से अफेक्ट डालते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है क्रिएट जॉब्स। जैसे जैसे इंटरप्रेन्योर्स की बिजनेस में ग्रोथ आती है तो वो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना चाहते हैं। तो इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल्स खरीदते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो काम पर रख सके। काम पर रखने के लिए वो लोगों को हायर भी करते हैं। अगला है शेयरिंग ऑफ वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपने लाइफ को एक कंफर्टेबल तरीके से जी सकते हो। तो यदि इंटरप्रेन्योर्स की बिजनेस में ग्रोथ आती है तो जो लोग उनके अंडर में काम कर रहे होते हैं तो उनकी भी बिजनेस में ग्रोथ आती है। तो इससे क्या होता है कि इंटरप्रेन्योर्स के साथ साथ जो उनके लिए काम करते हैं उनकी भी पैसों में वृद्धि आती है। अगला है लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स। यदि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्रेन्योर सेम टाइप के प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो इससे उस प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो कम हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है कि यदि
इंडिया में मोबाइल फ़ोन्स बहुत ज़्यादा सेल होने लग जाएँ तो इससे जो मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पर आपके एनसीईआरटी की किताब में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है भारती द ज्वेलरी क्वीन का। यह एक इंटरप्रेनर है और ये जो एग्जाम्पल है ऊपर में भी हमने आपको जो बताया उसी से रिलेटेड है कि इंटरप्रेनर्स किस तरह से सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लाइफ के ऊपर अफेक्ट डालता है, उसी पर बेस्ड है। भारती जो कि बिहार की एक यंग वुमेन है। बिहार में वो जिस जगह पर रहती है वहाँ की लड़कियों को इयररिंग्स पहनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो देखो बिजनेस करने के लिए उसने सबसे पहले ये फाइंड आउट किया कि वहाँ के लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इसने फाइंड आउट किया कि वहाँ की लड़कियों को इयररिंग्स की ज़रूरत है। अब इयररिंग्स बनाने के लिए उसे जूट की आवश्यकता होती है। तो जूट वो वहीं के लोकल फार्मर से खरीदती है और इयररिंग्स बनाना शुरू कर देती है। वह अपने बिजनेस का नाम रखती है मानवी नेचुरल हैंडीक्राफ्ट्स। अब वह देखती है कि गांव में रहने वाली मोस्ट ऑफ द वुमेन्स कुछ भी काम नहीं कर रही है। तो इस वजह से वह उनमें से 2 वुमेन्स को अपनी हेल्प के लिए रख लेती है। जैसे जैसे उसके ऑर्डर में इंक्रीज़ आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जूट खरीदती है और ज़्यादा से ज़्यादा इयररिंग्स बनाना शुरू करती है। तो अब ज़्यादा जूट खरीद लेने की वजह से जहाँ पहले वो 2 वुमेन को काम में रखी हुई थी उसके जगह पे एक और रख ली, यानी कि 3 वुमेन को काम में रख ली। तो यहाँ पे हमने देखा कि भारती की इनकम में तो ग्रोथ आया, उसके साथ ही साथ जिस फार्मर से वो जूट खरीदती है तो उसकी भी इनकम में ग्रोथ हुआ और उन महिलाओं को भी रोज़गार मिल गया जो कि कुछ भी काम नहीं कर रही थी। अब नेक्स्ट आगे हम सेशन 2 पढ़ेंगे क्वालिटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ इंटरप्रेनर्स। तो इंटरप्रेनर्स की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं इसके बारे में हमने ऊपर में ही पढ़ लिया है, तो इसको स्किप करेंगे और यह पढ़ेंगे कि इंटरप्रेनर्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो पहला फंक्शन है मेकिंग डिसीजन, यानी इंटरप्रेनर्स को हर दिन डिसीजन लेना होता है कि उनको क्या प्रोड्यूस करना है या सेल करना है, कितना प्रोड्यूस या सेल करना है और कहाँ सेल करना है। दूसरा है मैनेजिंग द बिजनेस, यानी इंटरप्रेनर्स को बिजनेस चलाने के लिए फ्यूचर प्लान करना होता है। साथ ही वह रॉ मटेरियल्स अरेंज करते हैं, लोगों को हायर करते हैं काम के लिए और लोगों को यह बताते भी हैं कि उनको करना क्या है। अगला थर्ड है डिवाइड इनकम। जो इंटरप्रेनर्स होते हैं वो बिजनेस मनी को डिवाइड कर देते हैं मैनी ग्रुप्स में। वो अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं कुछ मटेरियल्स को ख़रीदने में, रेंट पे करने में, बिल्डिंग को बनाने में या लोगों की सैलरी को देने में। नेक्स्ट फोर्थ है टेकिंग रिस्क। तो इंटरप्रेनर्स को रिस्क लेना पड़ता है कि कहीं आग ना लग जाए बिजनेस के दौरान या कोई सामान खो ना जाए या चोरी ना हो जाए। नेक्स्ट 5 है जो इंटरप्रेनर्स होते हैं वो हमेशा यह ट्राई करते हैं कि वो नया मेथड लाए, आइडिया या प्रोडक्ट लाए अपने बिजनेस में। अब नेक्स्ट आगे हम सेशन 3 पढ़ेंगे मिथ्स अबाउट इंटरप्रेनरशिप। मिथ्स का मतलब होता है झूठी बातें या फिर गलत फहमी। तो मीथ जिसे हम मिसकंसेप्शन भी कहते हैं, यह एक फॉल्स बिलीफ या ओपिनियन होती है किसी चीज़ के बारे में। अब जैसे एग्जांपल है, ऐसा लोगों का मानना है कि जो लंबे लोग होते हैं वो छोटे लोगों से, यानी जिनकी हाइट कम होती है, उससे वो ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते हैं, जो कि ये एक मिसकंसेप्शन है। सच्चाई ये है कि जिनकी हाइट कम होती है वो भी लंबे लोगों से ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते हैं। तो लोगों के मन में ये एक मिसकंसेप्शन है। बिल्कुल इसी प्रकार से इंटरप्रेन्योरशिप को भी लेकर लोगों के मन में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। तो कौन कौन से मिसकंसेप्शन है यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बिजनेस आइडियाज़ के लिए उनको यूनिक और स्पेशल बनना पड़ता है, जो कि ये गलत है। दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए लोगों को बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है, जो कि ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। कम पैसों से भी हम बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा मिसकंसेप्शन है कि कोई पर्सन बड़ा बिजनेस स्टार्ट करे तो ही वह इंटरप्रेनर कहलाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छोटा बिजनेस भी अगर कोई चला रहा होता है तो वो भी इंटरप्रेनर कहलाता है। फोर्थ मिसकंसेप्शन है कि लोगों को ऐसा लगता है कि इंटरप्रेनर्स बनते नहीं हैं बल्कि जन्म से ही होते हैं, जबकि ऐसा भी नहीं है। कोई मेहनत करके इंटरप्रेनर्स बनता है, न कि जन्म से ही कोई इंटरप्रेनर्स होता है। अब आगे हम सेशन 4 पढ़ेंगे इंटरप्रेन्योरशिप एज अ कैरियर ऑप्शन। तो इसमें हम सबसे पहले ये समझेंगे कि कैरियर क्या होता है। तो अपने लाइफ को चलाने के लिए कोई इंसान जो भी काम कर रहा होता है जिससे कि उसकी अर्निंग होती है, उसी को हम कैरियर कहते हैं कि वह क्या काम कर रहा है। अब ये जो काम है जिससे कि उसकी अर्निंग होती है, ये 2 तरीके से कर सकता है। तो इसमें से पहला है वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हो गया कि आप दूसरों पे डिपेंड हो पैसों के लिए, आप किसी के अंडर में काम करोगे, इसी को हम वेज एम्प्लॉयमेंट कहते हैं।
अब जैसे कि यदि किसी डॉक्टर का हॉस्पिटल में जॉब लग जाता है, अब उस हॉस्पिटल में वो जिन भी पेशेंट्स का इलाज करेगा तो वो पेशेंट्स क्या डायरेक्टली पैसा डॉक्टर को देंगे? तो डॉक्टर को वो पैसा तो नहीं देंगे, वो तो हॉस्पिटल के जहाँ पर भी पैसा जमा होता है वहाँ पे वो जमा करेंगे। हाँ, बाद में फिर वो पैसा डॉक्टर के अकाउंट में आएगा, वो भी सारा नहीं, कुछ पैसा आएगा। तो जो डॉक्टर रहा वो दूसरों पे डिपेंड रहा कि जब तक कि वो पैसा नहीं देगा तब तक डॉक्टर को पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि हो सकता है कि जो हॉस्पिटल के जो बड़े लोग हैं जो उस हॉस्पिटल को चला रहे हैं वो डॉक्टर को हटा भी सकते हैं। तो वो दूसरों पे डिपेंड है। वहीं दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब वही डॉक्टर अगर अपना क्लिनिक खोल ले तो वो अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। यानी कि अब जो भी पेशेंट उसके पास आएगा तो डायरेक्टली जो पैसा मिलेगा वो उसी डॉक्टर को मिलेगा। अब वो दूसरों पे डिपेंड नहीं है, उसको इस बात का खतरा नहीं है कि कोई मुझे काम से निकाल भी देगा। अब आगे हम यह समझेंगे कि इंटरप्रेनर्स बनने के लिए क्या क्या कैरियर प्रोसेसेस होते हैं। तो पहला प्रोसेस है इंटरप्रेनर्स की जब शुरुआत होती है तो पहली बार ऐसा होता है कि वो मार्केट में इंटर कर रहे होते हैं और अपने बिजनेस को चलाते हैं। अब जैसे संजना है, वह एक स्मॉल ग्रोसरी स्टोर अपनी लोकेलिटी में शुरू करती है। दूसरा प्रोसेस है सर्वाइव। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने अपने लोकेलिटी में अगर एक ग्रोसरी स्टोर खोला है तो उस लोकेलिटी में और कोई दूसरा ग्रोसरी स्टोर नहीं होगा। पहले से और भी ग्रोसरी स्टोर होंगे ना, यानी पहले से बहुत सारे और भी इंटरप्रेनर्स होंगे। मेरा उनके साथ एक तरह से कंपटीशन होगा, मुझे सरवाइव करना होगा वहाँ पे। अब सरवाइव करने के लिए मुझे अपने स्टोर को और बड़ा करना होगा, मुझे और एक्सपेंड करना होगा। थर्ड है ग्रोथ। अब जब आपका बिजनेस स्टेबल हो जाएगा तो आपको अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए सोचना होगा कैसे और हम उसको और बड़ा कर सकते हैं। तो और बड़ा कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम जिस सिटी में अपना ग्रोसरी स्टोर खोले हैं तो उस सिटी में हम और भी ग्रोसरी स्टोर्स खोल सकते हैं। इससे और एक्सपेंड होगा मेरा बिजनेस। हम ये भी प्लान कर सकते हैं कि आगे और 2 नए सिटी में हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। तो ये था कि एक इंटरप्रेनर बनने के लिए क्या कैरियर प्रोसेसेस होते हैं, और ये यूनिट आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इस वीडियो में हम क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट 5 पढ़ेंगे, ग्रीन स्किल्स। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हमारे आसपास में जो भी चीज़ें हम देखते हैं जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, फ्यूलवुड, ये सब मिलकर एक इन्वायरमेंट फॉर्म करते हैं। और हमारी जो लाइफ होती है वो इन्हीं नेचुरल वर्ल्ड के अराउंड डिपेंड करती है। तो इस वजह से हमें इन सभी रिसोर्सेज का यूज़ करने के लिए एक सस्टेनेबल मैनर की ज़रूरत होती है, ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी एक अच्छे इन्वायरमेंट को इंजॉय कर सके। अब आगे हम सेशन 1 पढ़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यह समझेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1987 के अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसमें हम रिसोर्सेज का उतना ही इस्तेमाल करेंगे जितना हमें ज़रूरत है, और बाकी रिसोर्सेज को हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रख देंगे। आगे हम समझेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला इंपॉर्टेंस है रिसोर्सेज वॉन्ट रन आउट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यह इंश्योर करती है कि जिन रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनका वाइजली इस्तेमाल करें, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम बचा के रख सके। दूसरा इंपॉर्टेंस है वी लिव हेल्दियर लिव्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पॉल्यूशन रिड्यूस होती है, एयर और वाटर क्लीन होता है, अच्छा फूड मिलता है, ग्रीन स्पेस ज़्यादा मिलेगा ताकि हम अपने लाइफ को इंजॉय भी कर सकेंगे। अब आगे हम यह समझेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसके 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। पहला है फूड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक अच्छी फसल को ग्रो करने के लिए हमें रिच और फर्टाइल लैंड की ज़रूरत होती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करने लगे हैं, जिसके वजह से जो सॉइल की न्यूट्रिएंट्स है वो कम होती जा रही है। तो ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है वाटर। तो फ्रेश वाटर का हम यूज़ करते हैं पीने के लिए या फिर कोई भी चीज़ साफ़ करने के लिए, और ये फ्रेश वाटर हमें रिवर्स और पॉन्ड से मिलती है। लेकिन आजकल रिवर्स और पॉन्ड्स में कूड़ा कचरा फेंक दिया जाता है, जिसके वजह से ये जो रिवर्स और पॉन्ड्स हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो रही हैं। तो ये दूसरा प्रॉब्लम हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। तीसरा प्रॉब्लम है फ्यूल। आजकल हम पेड़ों को काट कर लकड़ियों का एज अ फ्यूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। इन लकड़ियों का इस्तेमाल हम घर बनाने के लिए या फिर फर्नीचर बनाने के लिए या तो खाना पकाने के लिए भी करते हैं। तो यदि आप बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई करते हो ना तो इससे क्लाइमेट पर भी अफेक्ट पड़ता है। तो चलो अब हम आगे पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं।
तो पहला है रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड इन्हेंसिंग रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी कि जो रिसोर्सेज का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसे रिड्यूस करना है और रिसोर्सेज को बचाने के लिए भी बढ़ावा देना है। दूसरा है रिसाइकलिंग एंड रीयूज़ ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उनको रिसाइकिल करना है और रीयूज़ करना है बार बार। थर्ड है प्लांटिंग मोर ट्रीज़, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है। फोर्थ है यूजिंग मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल या फिर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का इस्तेमाल करना है। एंड लास्ट 5 है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज़ विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, आपको उन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। अब आगे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम शॉर्ट में SDGs भी कहते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यह एक यूनिवर्सल कॉल ऑफ एक्शन है ताकि पुवर्टी को ख़त्म कर सके, प्लैनेट को प्रोटेक्ट कर सके और यह इंश्योर कर सके कि सारे लोग सुख और शांति से रह सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लॉन्च किया था यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ने, लॉन्च हुआ था न्यूयॉर्क में सितंबर 2015 में। और यह टारगेट रखा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर सारी कंट्रीज़ काम करेंगे और इसको हम 2030 तक अचीव भी कर लेंगे। तो इसको लेकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तैयार किया गया। ये कौन कौन से हैं? तो पहला है नो पुवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा है जेंडर इक्वालिटी, छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवां है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10वां है रिड्यूस्ड इनक्वालिटीज़, 11th है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 13 है क्लाइमेट एक्शन, 14 है लाइफ बिलो वाटर, 15 है लाइफ ऑन लैंड, 16 है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो यह 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तैयार किया गया। अब आगे हम समझेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। तो इसको लेकर यहाँ पर 2 स्टोरी दिया गया है। पहला स्टोरी में यहाँ पे दिया गया है कि मैंगलोर के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जब प्लास्टिक को बैन किया था तो एक इंटरप्रेन्योर थे मिस्टर अवस्थ हेज, इन्होंने एक इको फ्रेंडली एक बायोडिग्रेडेबल बैग बनाया। ये जो बायोडिग्रेडेबल बैग ये बनाए थे तो इनको जब हॉट वाटर में डुबो देते ये तो ये नेचुरल इन्वायरमेंट में डिकम्पोज हो जाता, मतलब ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता। तो इस बायोडिग्रेडेबल बैग का बहुत सारी कंट्रीज़ ने बाद में इस्तेमाल किया और इससे हमारे इन्वायरमेंट को हेल्प मिला। तो ये पहला इनिशिएटिव था। दूसरा इनिशिएटिव यहाँ पर दिया गया है कि जो लोग प्लास्टिक से बने स्पून्स या फॉक्स का यूज़ करते थे तो लोग प्लास्टिक से बने स्पून्स या फॉक्स का यूज़ ना करें, इसके लिए नारायण पीसापति ने एक एडिबल कटलरी बनाया। ये जो एडिबल कटलरी था ये एक ग्रेन का बना हुआ था, तो आप खाने के साथ इस एडिबल कटलरी को भी खा सकते थे। एडिबल कटलरी ये इस तरह का चम्मच था जो कि ग्रेन का यानी अनाज का बना हुआ था, तो खाने के साथ आप इस चम्मच को भी खा सकते थे। और अगर आपको नहीं भी खाना है इस चम्मच को तो आप इसको फेंक दे, ये डिकम्पोज हो जाता बहुत ही ईजिली सॉइल में और सॉइल को इससे न्यूट्रिएंट्स भी मिलता। अब आगे हम सस्टेनेबल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सस्टेनेबल प्रोसेसेस क्या होता है? तो अपने इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्मी कंपोस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ करना। और साथ ही यहाँ पर यह भी दिया गया है कि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स होते हैं जो अपने क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। तो इन केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ ना करके ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ करना। यहाँ पे जैसे कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग दे दिया गया है, जैसे कि काऊ डंग यानी कि गौमूत्र या फिर गोबर, इनका यूज़ करना। इससे हमारी जो फसल होगी वो ग्रो करेगी और साथ ही हमें केमिकल फ्री क्रॉप्स भी मिलेगा और इससे सॉइल की जो फर्टिलिटी होगी वो भी बनी हुई रहेगी। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं सेशन 2 आवर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखो ये हमें पता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड है और अगर इसका हम सही से यूज़ ना करें तो ये ख़त्म भी हो जाएगा और हमारी फ्यूचर जनरेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो हमारा क्या रोल है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लेकर? तो एक इनिशिएटिव यहाँ पर ये भी दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ इन वाराणसी और रायबर वैली की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया था कि उन्होंने क्ले पॉट्स जिसका नाम है कुल्हड़्स ये शुरू किया प्लास्टिक और पेपर कप्स के जगह पर। अब इसका क्या एडवांटेजेस रहा कुल्हड़्स का, तो यहाँ पर दिया गया है कि रिड्यूस कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर मेकिंग पेपर कप्स।
देखो यहाँ पर दिया गया है कि पेपर कप्स बनाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत होती थी। अब लकड़ी हमें कहाँ से मिलेगा, तो पेड़ से मिलेगा। इसके लिए पेड़ को काटना पड़ता था। तो जब कुल्हड़ शुरू किया गया, जो कि मिट्टी का वो पॉट होता था, मिट्टी से बनता था, मिट्टी के अब कप्स बनाने लगे। तो मिट्टी का जब कप बन रहा था तो पेड़ों की जो कटाई हो रही थी जिससे पेपर कप्स बन रहा था, तो उस कटाई में कमी आ गया। दूसरा है जॉब क्रिएशन फॉर पॉटर्स, पॉटर्स के लिए जॉब क्रिएट हुआ। एंड थर्ड है रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट भी अब रिड्यूस हुए। अब आगे यहाँ पे दिया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए लोगों ने किस प्रकार से मदद किया। तो यहाँ पे कुछ बेसिक वेज दिए गए हैं, जैसे कि क्वालिटी एजुकेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब डिसेंट वर्क का मतलब क्या हो गया कि अच्छा काम ढूंढना। अब अच्छा काम हम कैसे ढूंढ सकते हैं, तो इसके लिए हमें अच्छे से स्टडी करनी होगी और एक अच्छा जॉब हमें खोजना होगा जिससे कि हम अपनी फैमिली का टेक केयर कर सके, और साथ ही हार्डवर्क करके सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूट भी दे सकते हैं। स्किल्स डेवलप करके और सीख कर कम्युनिटी में अपना वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। आगे है रिड्यूस्ड इनक्वालिटीज़। इनक्वालिटीज़ रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आपको हेल्पफुल बनना होगा। आपको भेदभाव नहीं करना होगा कि कौन बड़ा है, छोटा है, लड़का है, लड़की है, किस कास्ट से है, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपको फ्रेंडली रहना होगा हर एक के साथ। नेक्स्ट है क्रिएटिंग सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, यानी सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ क्रिएट करना। अब हम कैसे सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ क्रिएट करेंगे, तो पहला पॉइंट दिया गया है कि सेव एनर्जी, एनर्जी सेव करना है। तो एनर्जी कैसे सेव कर सकते हैं, तो लाइट या फिर जो फ़ैन चल रहा है उसको स्विच ऑफ करके, जब अगर उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसको बंद कर दे। अगला है यूज़ नेचुरल लाइट एज मच एज़ पॉसिबल, ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करो कि नेचुरल लाइट का इस्तेमाल करो। एंड थर्ड है कि एलईडी बल्ब्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। जो कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स होते हैं इनके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो पहला दिया गया है कि रीयूजिंग पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, वाटर, ईटीसी, इन सब का हमें बार बार रीयूज़ करने के लिए आना चाहिए। टेकिंग क्लॉथ बैग्स टू मार्केट, कैरिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जब आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदते हो तो इसके लिए आपको कपड़ों का बैग लेकर जाना है। अगला दिया गया है कि डोनेट थिंग्स वी डू नॉट यूज सच एज क्लॉथ्स, बुक्स, फर्नीचर, फूड, ईटीसी। अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ये आप डोनेट कर दो। नेक्स्ट है बाई एंड इट्स सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम लोकल ग्रोवर्स। जो लोकल ग्रोवर्स होते हैं उनके पास जो सीजनल फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं वो बाई करें, वो खाएं। एंड लास्ट है 5 रिपेयर लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स टू अवॉइड वेस्टिंग वाटर। नल या पाइप कहीं से फट जाए, टूट जाए तो उसको रिपेयर करते रहना ताकि पानी बर्बाद नहीं हो। अगला पॉइंट दिया गया है प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर, यानी वाटर के नीचे जो जीव हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना। हम बहुत सारी प्लास्टिक क्या करते हैं, समुद्र में फेंक देते हैं। इससे जो मैरीन लाइफ है, जो समुद्र के नीचे जो जीव है वो मर जाते हैं, तो उनको भी प्रोटेक्ट करना है। अगला है प्रोटेक्ट लाइफ ऑन लैंड। अब लैंड पर भी जो जीव हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है। जैसे पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई हो रही है जिससे कि सॉइल इरोजन बढ़ता जा रहा है, या जो लैंड है वो ड्राई होते जा रहा है, तो इसको रोकना। और यदि हम एक पेड़ काटते भी हैं तो एक पेड़ के जगह पे 2 या 3 पेड़ लगा दे। तो ये कुछ बेसिक वेज थे जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की ओर अपना कंट्रीब्यूट कर सकते थे। तो ये यूनिट आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो पार्ट ए था, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इसके सारे यूनिट हमने कंप्लीट कर दिए हैं।